जो स्पेक्ट्रम में जो टॉपिक जो कवर कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमारा 1905 से लेकर 1909 तक का जो कार्यकाल जो था, उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था मार्ले मिंटो सुधार किस प्रकार से आती है, सांप्रदायिकता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, ठीक है, लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो का मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे क्या मकसद था, किस प्रकार से उन्होंने इन चीज को बढ़ावा दिया और किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई उत्पन्न कराया गया, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन, ठीक है, सुधार का मूल्यांकन हम लोग देखने वाले हैं। 1909 का की बात करेंगे, जो सुधार जो था 1909 के सुधारों में भारतीय राजनीतिक प्रश्न का कोई हल हो सकता था नहीं, इससे वो हल निकला, ठीक है। मतलब 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था, नहीं कोई हल निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया, ठीक है। लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है, ठीक है। मतलब लॉर्ड मार्ले जो उस समय की बात करेंगे, भारत सचिव था, ठीक है, उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत जो है स्वशासन का योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात में मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट किया था, उसने विरोध किया। उसने कहा, यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्य संभावित संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी, तो मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित करके राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना कर, ठीक है, राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था, ठीक है। जो उदारवादी नेता था उनको लग रहा था कि चलो ये कुछ ना कुछ संवैधानिक सुधार तो हुआ, थोड़ा सा उनको प्रसन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यतः उनको दिग्भ्रमित करना था, मतलब उनको कंफ्यूज करना था। राष्ट्रवादियों के दल में क्या करना था, फूट डालना था, और हो भी गया। राष्ट्रवादी और, ठीक है, राष्ट्रवादी और मतलब क्या थे, उदारवादी में फूट तो पड़ ही गया, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का तो अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था, नष्ट करना था, वो भी इसमें भी ये लोग सफल हो गए, ठीक है। सरकार इन सुधार द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी, ठीक है। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने भी जब द्विदलीय वार्ता की, तो उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली रहा है, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था में मुसलमानों को छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो चुका, ठीक है। अगर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे भी दिया गया, तो उससे भी मतलब मुसलमान के सभी वर्ग जो थे, मतलब बड़ा हिस्सा जो था वो लाभान्वित नहीं हुआ। इससे केवल छोटा हिस्सा मुसलमानों को क्या हो चुका, लाभान्वित हो चुका, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो आम चुनाव पद्धति अपनाई गई, वो इतनी अस्पष्ट थी कि इन प्रतिनिधि प्रणाली का एक प्रकार से बहुत ही छनियों में से छानने की क्रिया बनी, ठीक है। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे, और ये चुनाव मंडल प्रांतीय विधान परिषदों का चुनाव करते थे, ठीक है। मतलब अजीब तरीके था ना। सबसे पहले कुछ लोग जो था स्थानीय निकाय का चुनाव करते थे, स्थानीय निकाय जो था, स्थानीय निकाय ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे। ये मंडल वाला जो था ना, चुनाव मंडल का जो चुनाव जो होता था, उसका चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे, और यही प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे, समझ रहे हैं ना। तो सुधारों को क्रियान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई, परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, जिसे सरकार की मतलब विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी, ठीक है। मतलब बंदूक तो दे दिया गया, लेकिन उसको मतलब क्या किया गया, बिना गोली के दिया गया, ताकि कोई लाभ का न रह जाए, ठीक है। भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना दिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही इस अवसर पर वास्तविक उपयोग कर सके, ठीक है। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच पे सही अर्थों में उपयोग किया, ठीक है। इसी दौरान मतलब गांधी जी जो थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में आ जाते हैं कि गांधी जी डेट टाइम कहाँ पे थे, अफ्रीका में थे। अफ्रीका में वहां पे भारतीयों के साथ, या फिर मतलब वहां पे भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था, उसके भी उस मैटर को भी मतलब क्या करते, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यहाँ पे मतलब उठाते। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, ठीक है। अगर चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता कब मिली, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा मिलती है, ठीक है। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को, ठीक है, पहली बार भारतीयों को मतलब क्या किया गया, तो शामिल किया गया, ठीक है। प्रतिनिधित्व मिला, और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य थी, ठीक है। 1909 के सुधारों में जनता को केवल नाम मात्र का सुधार ही मतलब क्या होता, प्राप्त होता, ठीक है, वास्तविक रूप से कुछ नहीं, ठीक है। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं मिली। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को
और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच में करबराहट बढ़ गई। ठीक है, करवाहट मतलब बढ़ गई, और भारतीयों और तथा भारतीयों और सरकार के संबंध और भी मतलब बदतर हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और ही मिला। ठीक है, भारतीयों ने स्वातंत्र की मांग थी, लेकिन उनके बदले में हितवादी निरंकुशता मतलब सौंप दी गई। भारतीयों ने क्या माना था? उन्होंने स्वशासन मांगा था, बशर्ते उनको क्या मिला? तो बशर्ते उनको मिला हितवादी निरंकुशता मिला, और साथ में उनको क्या मिला? तो साथ में उनको मिलता है, तो क्या मिलता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिलता है, जो कि हिंदू और मुसलमानों की बांटने की कोशिश थी, और इसमें जो थे ब्रिटिश सफल भी हो चुके थे। ठीक है, इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा, पार्लियामेंट्री सुधारों ने से मतलब क्या किया? हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक, कहते हैं भारत पाकिस्तान की बंटवारा भले ही 1947 में हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नींव जो थी 1909 के सुधारों के तहत ही मतलब रख दी गई थी। ठीक है, आप देखेंगे सारांश हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उग्रवाद के उदय के कारण क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान की गई। भारतीयों द्वारा महसूस किया जाना था कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वो भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का मतलब क्या करे? शोषण करने पे लगी हुई है। ठीक है, भारतीयों ने आत्मविश्वास भारतीयों में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान रखिए, भारतीयों में आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा क्योंकि उनको लगता था कि भाई साहब वो बहुत पिछड़े हुए हैं, अंग्रेज जो है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उन्होंने जब वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन तो किया, तो उनको लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे में भी आत्मसम्मान है, साथ में उनका आत्मसम्मान की वृद्धि भी होती है। ठीक है, शिक्षा का विकास का प्रभाव भी पड़ा, इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई तथा बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है, बेरोजगारी की वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को मतलब उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, चौथा क्या था? अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा? तो तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजयता के मिथक को तोड़ने वाले, यूरोपीय क्या है? अजय है, मतलब उनको कोई भी पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। रीजन क्या कहता है? छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, और जापान ने किसे हरा दिया? रूस को हरा दिया। इथोपिया की इटली पर मतलब विजय हो जाए, इथोपिया इटली की सेना को पराजित करता है। ब्रिटिश सेनाओं की गंभीर क्षति पहुंचाने का बोअर युद्ध। ठीक है, बियर 1899 से 1902 के बीच में ब्रिटिश सेना बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, जापान के रूस पे विजय हुआ, और विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हो, जैसे रसिया वगैरह में। ठीक है, इन सारी घटनाओं से भारतीय राष्ट्रवाद को भी प्रभावित किया, और ये सारे युद्ध में जो यूरोपियन सेना जो हारे थे, तो उनको लग गया ऐसा बात नहीं, सिर्फ ब्रिटिश सेनाओं को पराजित नहीं किया जा सकता, उनको भी पराजित किया जा सकता, सर्वशक्तिमान या फिर अजय नहीं है। ठीक है, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष भी उत्पन्न होता है। ठीक है, कि उदारवादी जो थे इतने दिन से लगे हुए रहते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल आ रहा था, इसे उदारवादी के खिलाफ हो जाते, एक नया संगठन अपना उदय करता, जो कि नवीन राष्ट्रवादी उनको कह सकते हैं। ठीक है, उग्रवादी भी कह सकते हैं, लेकिन नवीन राष्ट्रवादी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, जिसे कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम लेकर आता है। ठीक है, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम लेकर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर, बंगाल का विभाजन करा था, इन सारे चीजों से मतलब क्या था? लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीति से भी मतलब क्या होता है? तो आप देखोगे तो भारत में राष्ट्रवाद का क्या होता है? उदय होता है। ठीक है, जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करें, एक प्रशिक्षित नेतृत्व मतलब लीडरशिप की भूमिका आ जाती है, इस सब के सब मतलब कारण है। ठीक है, उग्रवादियों के सिद्धांत क्या थे? ब्रिटिश शासन से मतलब क्या करते? उग्रवादी जो थे घृणा करते थे। ठीक है, नवीन राष्ट्रवादी भी उदारवादी कह लीजिए, ब्रिटिश शासन क्या करते? घृणा करते थे, जन समूह की शक्ति में ऊर्जा में विश्वास रखते थे, स्वराज उनका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, और कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी में आत्मत्याग की भावना विश्वास करते, भारतीय संस्कृति और मूल्यों में विश्वास करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतीय समारोह के आयोजन के पक्षधर थे, इसलिए मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं, शिवाजी उत्सव या फिर गणेश उत्सव का मतलब क्या क्या उन्होंने आयोजन करवाया। ठीक है, प्रेस तथा शिक्षा के विकास के मतलब क्या थे? पक्षधर थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी तथा बहिष्कार। बंगाल विभाजन की बात करें, जो 1903 में सर्वकालीन हुआ और 1905 में इसे लागू कर दिया, कि विरोध में प्रारंभ होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा थी बंगाल को दुर्बल करना, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रमुख केंद्र बन रहा था। ठीक है, बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करना क्या हो गया? कठिन हो गया। ठीक है, यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार के तर्क सही भी था, लेकिन किंतु उनकी वास्तविक मंशा क्या थी? विभाजन के फलस्वरूप सरकार के बंगाल को दो भागों में विभक्त कर देना, एक भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम तथा दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। पूर्वी बंगाल और असम में क्या मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी, और शेष बंगाल में ठीक है हिंदू बंगालियों की संख्या अधिक थी, मतलब यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन किया भी। ठीक है, उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान होता है, उदारवादी। ठीक है, जो 1903 से 5 के मध्य देखेंगे, उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई, उन्हें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, के मिश्रा थे,
पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप अनेक तरीके अपनाए। इन्होंने जनसभाएं किया, आयोजन की, याचिकाएं लिखी, संशोधन प्रस्ताव तथा पम्फलेट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से मतलब ब्रिटिश का विरोध किया। ठीक है। अब बंगाल विभाजन के समय उग्रवादियों ने क्या किया, उग्र राष्ट्रवादियों ने क्या किया, उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला राजपथ, अरविंद घोष थे। इनके तरीके क्या थे, इन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तु एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, जनसभाओं का आयोजन किया, उग्र प्रदर्शन किया, स्वयंसेवी संगठनों में समितियों का गठन किया, विरोध प्रदर्शन हेतु करने हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों एवं मेलों का आयोजन किया। ठीक है, जो कि मतलब पता ही आपको कौन से मेले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आत्मविश्वास के, आत्मशक्ति के भावना पे बल दिया। ठीक है, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाया। ठीक है, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन किया। ठीक है, भारतीय संगीत एवं भारतीय चित्रकला को नया आयाम दिया। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा संस्थाएं, स्थानीय निकाय, सरकारी सेवा इत्यादि का उन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया। ठीक है, आप देखेंगे विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का कारण क्या था। तो इन्होंने उग्रवादी जो थे उन्होंने मतलब विरोध आंदोलन को अपने हाथों में क्यों ले लिया। तो उग्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम नहीं निकल पाया। उग्रवादियों की संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी जो थे पूरी तरीके से सहमत थे। ठीक है, विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीति। ठीक है, आप देखेंगे आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, इसमें छात्र, महिलाएं, जमींदार का एक वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण जनता सबने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, शहरों एवं कस्बों मतलब गांवों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि मुसलमान समानता आंदोलन से मतलब क्या रहे, पृथक रहे। ज्यादातर मुसलमान का मानना क्या था कि भाई से बंगाल विभाजन क्या है, सही है। ठीक है, अब होता है बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। बंगाल विभाजन का रद्द होना क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से, अब लग रहा था क्रांतिकारी उग्रवाद उभर जाएगा, ब्रिटिश सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के मतलब असफलता के कारण क्या था। ठीक है, तो सरकार की एक दंडात्मक कार्रवाई थी, प्रभावी संगठन का अभाव था, अनुशासनात्मक दिशाहीनता था, सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। जैसे तिलक जी गिरफ्तार हो जाते हैं, बिपिन चंद्र पॉल साहब मतलब बिपिन चंद्र पॉल साहब राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, ये सब मतलब क्या होगा, अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, इस वजह से मतलब क्या हो गया, तो ये मतलब नहीं चल पाया आगे। ठीक है, आंदोलन जो था नेतृत्वहीन हो गया। राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी कलह थी, संकुचित सामाजिक जनाधार था, मतलब सभी लोग जो थे समर्थन नहीं करते थे राष्ट्रवादी नेताओं का। ठीक है, आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां की बात करेंगे तो व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि समाज के अब तक निष्क्रिय वर्ग ने जुड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलनों को इस आंदोलन के प्रभावी दिशा में उत्साह, सांस्कृतिक समृद्धि में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि आगे चलकर असहयोग वगैरह चलेगा उसमें। ठीक है, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा दिया गया, भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी में राजनीतिक एकता की महत्ता से भी क्या होते हैं, परिचित होते हैं। भागदारियों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा भी क्या होती है, उजागर होती है। ठीक है, अब आते हैं सूरत विभाजन। सूरत विभाजन की बात करेंगे, 1907 के प्रमुख कारण क्या थे। पहला, उदारवादी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर बंगाल तक सीमित रखना चाहते उदारवादी। ठीक है, वो केवल विदेशी कपड़ों शराब का बहिष्कार किए जाने के पक्ष थे, केवल बोलते थे विदेशी कपड़ा का बहिष्कार ठीक है, शराब का बहिष्कार ठीक है। जबकि उग्रवादी क्या चाहते थे, जिसको पैन इंडिया चलाना चाहते थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को न केवल पूरे बंगाल अपितु पूरे देश के अन्य भागों में चलाना चाहते थे, तथा विदेशी कपड़ों एवं शराब के साथ सभी सरकारी संस्था, शिक्षा संस्थान, न्यायालय, व्यवस्थापिका सभाएं, सरकारी सेवाओं, नगर निकाय आदि के बहिष्कार के मुद्दा को भी सम्मिलित करना चाहते थे, जिससे जो थे उदारवादी सहमत नहीं थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का दमन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाया था, राजद्रोह सभा अधिनियम लेकर आता 1907 में, और तिलक इसी के विरोध में 1908 में क्या होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, फौजदारी कानून का संशोधित नियम 1908 में लेकर आता, भारतीय समाचार अधिनियम 1908 में लेकर आता, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908 में लेकर आता, भारतीय प्रेस अधिनियम लेकर आता 1910 में लेकर आता। ठीक है, अब आता मार्लियामेंटो सुधार आता, इसमें क्या था, तो केंद्रीय में प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई, गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थे। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि सबसे गलत था। निर्वाचित सदस्यों का चयन जो होता था अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली भी 1909 के तहत ही मतलब क्या होती है, प्रारंभ होती है। व्यवस्थापिका सभाओं का अधिकारों की वृद्धि की गई, सदस्यों का आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधित प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, ठीक है, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है,
गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया और ऐसे पहले सदस्य जो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे, ठीक है, पता ही आपको। इन सुधारों को पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, और कोशिश किया जाए, मतलब क्या है, राष्ट्रवादी के क्या था, क्या नाम है, राष्ट्रवादियों के, सॉरी, उदारवादियों के पक्ष में ये संशोधन किया जा रहा। इससे मतलब कौन थे, समर्थन किनका नहीं था, तो राष्ट्रवादियों का समर्थन नहीं था, ठीक है। इसकी वजह से राष्ट्रवादी और उदारवादी क्या होते हैं, आपस में मतलब क्या हो गए, बिखर गए, ठीक है। अब मुख्यतः नरमपंथी उदारवादी और मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में किया जाए, ठीक है। और इसमें जो है ब्रिटिश सफल हो गए, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्व के स्पष्ट रूप से विभाजित न करने का अनेक भ्रांतियां भी मतलब उत्पन्न हो गई, ठीक है। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज्यादा अस्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। और इसी संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने जब लॉर्ड मार्लो का जब पत्र लिखा था, तो लॉर्ड मार्लो ने क्या जवाब दिया था, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेकर हम लोग नाग के बीज बो रहे हैं, ठीक है। नाग के बीज नहीं, नाग के दांत बो रहे हैं, जो कि आगे चल के काफी अधिक मतलब क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। मार्ले मिंटो इंप्रूवमेंट के संबंध में, ठीक है, लॉर्ड मार्लेन जो कि समय भारत सचिव थे, लॉर्ड मांटो की बात करेंगे, भारत के वायसराय हुआ करते, तो उनके पत्र में कहा गया, ठीक है। कल के चैप्टर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सारा समाप्त हो जाएगा 1909 से लेके, ठीक है, सॉरी 1907 से लेके 1917 तक के चरण को पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर आप लोग को प्रारंभ हो रहा है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। कल आप लोग क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण पढ़ के, इसमें हम लोग एकदम बम बंदूक सब कुछ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस समय हम लोग क्या करेंगे, मुजफ्फरपुर का हमला होगा 1960 में, ठीक है। जैक्सन को गोली मार देंगे 1909 में, ठीक है। 1911 में हार्डी के ऊपर बम फेंक देंगे, ठीक है। तो सारी घटना जो थी इसी में होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या होती है, और इसमें क्रांतिकारी गतिविधि का अपना एक अलग से चरम, हम लोग कहाँ कहाँ, हम लोग फ्रांस, और हम लोग रसिया, फ्रांस, इन सभी जगह पर बम बनाने और बम बनाने की कला को सीखने के लिए हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें एक नया, ठीक है, एक नया विचारधारा का मतलब उदय होगा, ठीक है। हालांकि गांधी जी इसके बाद आते हैं तो चीजें समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये चीजें चलेगी 1970, 1900, लगभग 1917, 7-10 साल का इतिहास है ये, ठीक है। लगभग 1920 में जब गांधी जी जब आते हैं, रियल पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट होंगे, गांधी जी 1970 के बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पहली राष्ट्रवादी और जन आंदोलन जो होता है 1920 में असहयोग के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अच्छी भूमिका आपको देखी जाएगी, तो फिर राष्ट्रवादी आंदोलन का थोड़ा गतिविधि कम हो जाएगा। हालांकि 1922 में फिर से मतलब गांधी जी सहयोग को वापस ले लेंगे, तो फिर यही लोग जो थे फिर से मतलब गांधी जी के मतलब विश्वास, विचारधारा में इनका विश्वास कम हो जाएगा। फिर से मतलब एक नया क्रांतिकारी गतिविधि का सेंटर चलेगा, जो 1922 से लेकर मतलब 1928 तक चलेगा, ठीक है। ध्यान, इसमें भगत सिंह वगैरह, राजगुरु सुखदेव, बख्तिश्वर दत्त के बारे में, HSRA इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका जो केंद्र जो होगा ना, उस समय उदारवादी विचारधारा, उस समय जो ये इसका जो केंद्र होगा नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पंजाब में मुख्यतः इसका केंद्र होगा, पंजाब में हो जाएगा, पंजाब की बात करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो होता बहुत अधिक राष्ट्रवादियों का सॉरी क्रांतिकारी गतिविधि का सेंटर वगैरह सब कानपुर होगा, पंजाब होगा, वो सब बनेगा। 1907 और 1917 वाला का जो सेंटर जो रहेगा तो कहाँ रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र होगा। अभी भी बंगाल के आसपास ही चलेगा, ठीक है। लेकिन बाद में पंजाब भी बन जाता है, और जब पंजाब जब बन जाएगा ना, ठीक है, 1917 के बाद पंजाब में, तो उसी समय जो घटना जो होती है पंजाब में, कौन सी घटना होती है, तो आप देखोगे पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड होता है 1919 में। तो उसके बाद पंजाब जो होता है ये उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र बनकर पंजाब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद में निकलेगा, ठीक है। तो अभी तक भारत में राष्ट्रवादी गतिविधि का, क्रांतिकारी गतिविधि का सबसे बड़ा सेंटर बंगाल है, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। बंगाल, पंजाब कब रोल में आएगा, तो पंजाब तब रोल में आएगा जब वहां पे मतलब क्या होगी, क्या जलियांवाला हत्याकांड मतलब हो जाता है, उसी के आसपास पंजाब का भी एक भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रथम के, बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में भी आता है। इसको आप लोग सभी लोग घर से पढ़ कर आइएगा, कल हम लोग इसी पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुक्रिया। बाकी जो टेस्ट सीरीज आपको मैंने दो टेस्ट सीरीज डाल दिया, केजीएस वाला डाल दिया है, और क्या बोलते हैं केजीएस ही बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ राइटिंग ठीक नहीं है, केजीएस का पीडीएफ अच्छा है, और ओरिजिनल आएगी तो ओरिजिनल भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, और दोपहर